प्रश्न नंबर 1। निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक स्थायी रूप से रोक लगा दी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त आर्डर्न ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नजर बनाए हुए है। प्रश्न नंबर 2। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था एफआईएफए ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने का फैसला लिया है। प्रश्न नंबर 4। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपयों का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 12.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 14.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 16.5 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 18.5 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12.5 करोड़ रुपए। यमुना को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने जांच में पाया कि कॉमन एफ्लुएंट
ट्रीटमेंट प्लांट CETP ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। इसको देखते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। प्रश्न नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था FINA ने भी कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 29 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 मार्च। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 7, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन डी केकड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेंढक। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। जेनोबॉट्स मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोप्स लाबिस मेंढक के नाम पर रखा गया है। उन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाबिस एक अफ्रीकी मेंढक है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी NASA, ऑप्शन सी BHEL, ऑप्शन डी ISRO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास तथा उत्पादन में
इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ड्रीम 11, ऑप्शन बी इंडिगो पेंट, ऑप्शन सी डिजिट इंश्योरेंस, ऑप्शन डी नोकिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली और वर्तमान कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC रामांगुडम पेड्डापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 GW गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है।